डियर, कैसे हैं आप सब लोग। हमारी इस वीडियो का टॉपिक है शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर फिजिक्स। स्टार्ट करते हैं जी। हम सबसे पहला जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है वो है डिफाइन टर्म्स यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर एंड कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। तो कुछ टर्म्स हैं जिनको हमने डिफाइन करना है। सबसे पहले हमारे पास है यूनिट वेक्टर, फिर पोजीशन वेक्टर और उसके बाद फिर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है जी? यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और यूनिट वेक्टर को हम यूज करते हैं किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो अगर हमारे पास एक वेक्टर है ए, इस वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसी की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर बनाएंगे। यूनिट वेक्टर की पहचान यह है कि इसके ऊपर हैट का या कैप का निशान होता है और यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, यूनिट वेक्टर बराबर होता है वेक्टर ओवर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये यूनिट वेक्टर का मैथमेटिकल रिलेशन है, ये यूनिट वेक्टर की फॉर्मेशन है और डेफिनेशन इसकी क्या है? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और इसको यूज किया जाता है किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। नेक्स्ट जो वेक्टर है वो है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है, जिस तरह इसके नाम से लग रहा है, ये किसी भी पॉइंट की, किसी भी पार्टिकल की पोजीशन या लोकेशन बताता है किसी भी प्लेन के अंदर। अगर आप 2 डायमेंशनल प्लेन के अंदर हैं या 3 डायमेंशनल प्लेन के अंदर हैं तो किसी भी पॉइंट की या किसी भी पार्टिकल की डायरेक्शन या उसकी लोकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसकी डायरेक्शन बताने के लिए, उसकी लोकेशन बताने के लिए, उसकी पोजीशन बताने के लिए हम पोजीशन वेक्टर को यूज करते हैं। तो यहां पर हम एक पोजीशन वेक्टर बना सकते हैं जी। लेट हमारे पास ये एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और इसके अंदर ये एक पॉइंट है पी। अब इस पॉइंट की हमने लोकेशन बतानी है या पोजीशन बतानी है, तो उसके लिए हम एक वेक्टर लेंगे ओरिजिन से इस पॉइंट तक। इस वेक्टर को हम कहेंगे पोजीशन वेक्टर। ठीक है जी। पोजीशन वेक्टर अगर 2 डायमेंशन में हो तो हम इसको लिख सकते हैं R इज इक्वल टू A प्लस बी आई और जे। ये है हमारा 2 डायमेंशन में पोजीशन वेक्टर। आप देख रहे हैं कि 2 डायमेंशन में इसके 2 कोऑर्डिनेट्स हैं, एक एक्स कोऑर्डिनेट है और एक वाई कोऑर्डिनेट है। एक्स कोऑर्डिनेट को हमने ए से रिप्रेजेंट किया है और वाई कोऑर्डिनेट को हमने बी से रिप्रेजेंट किया है और एक्स कोऑर्डिनेट के साथ डायरेक्शन बताने के लिए आई यूनिट वेक्टर यूज करते हैं और वाई कोऑर्डिनेट के साथ हम जे यूज करते हैं। अगर आपका पोजीशन वेक्टर 3 डायमेंशन में होगा तो फिर इसमें क्या चेंज आएगा? फिर 3 कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जी कोऑर्डिनेट। तो इसको हम फिर लिख सकेंगे ए आई प्लस बी जे और प्लस सी के। तो यह है जी हमारा पोजीशन वेक्टर इन 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। उसके बाद थर्ड जो डेफिनेशन हमें कही गई थी इस क्वेश्चन में वो थी कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। व्हाट इज कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर? तो कंपोनेंट क्या होता है? इफेक्टिव पार्ट ऑफ अ वेक्टर इन एनी गिवन डायरेक्शन। किसी भी डायरेक्शन में वेक्टर का जो इफेक्टिव पार्ट होता है उसे हम कहते हैं उसका कंपोनेंट। तो हम इसको कह सकते हैं जी इफेक्टिव पार्ट ऑफ अ वेक्टर इन गिवन डायरेक्शन। किसी भी डायरेक्शन में जो वेक्टर का इफेक्टिव पार्ट होता है वो उसका कंपोनेंट कहलाता है। अब ये कंपोनेंट 2 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं। अगर हम 2 डायमेंशन में हैं, 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो वहां पर 2 कंपोनेंट्स होंगे, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। और अगर हम 3 डायमेंशन में हैं तो वहां 3 कंपोनेंट्स होंगे, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जी कंपोनेंट। अच्छा, इसमें एक वर्ड यूज हुआ है इफेक्टिव पार्ट। ठीक है जी। अब ये इफेक्टिव पार्ट क्या होता है जरा हम इसको भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि एग्जाम्पल के साथ। यहां पर हमारे पास एक ब्लॉक पड़ा है जिसका मैस है m और इस पर हमने एक फोर्स लगाई है जी F। ठीक है। तो अब ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब हमारी जो कॉमन सेंस है वो ये कहती है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स आपने लगाई है आपके ऑब्जेक्ट को भी उसी डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। लेकिन ये फोर्स यहां इस डायरेक्शन में लगाने से हमारा ये जो पार्टिकल है ये मूव करके एक नई पोजीशन पे चला जाता है और यहां से लेकर यहां तक इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो d है।
अब देख रहे हैं कि फोर्स हमारी इस डायरेक्शन में लग रही है लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस में है। ऐसा क्यों है? इसका मतलब है कि इस फोर्स का कोई ऐसा कंपोनेंट है जो एक्स एक्सिस में मौजूद है जो इसको एक्स एक्सिस में मूव करवा रहा है, इस मैस को या इस ब्लॉक को। ठीक है, तो इसे कहते हैं उसका इफेक्टिव पार्ट। ठीक है, इस तरह वेक्टर का इफेक्टिव पार्ट वाई कंपोनेंट भी हो सकता है, जी कंपोनेंट भी हो सकता है। तो मिनिमम वेक्टर के दो कंपोनेंट्स होते हैं जी, मिनिमम एक कंपोनेंट भी हो सकता है और मैक्सिमम हमारे पास किसी भी वेक्टर के तीन कंपोनेंट्स होते हैं, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जी कंपोनेंट। डिपेंड करता है कि आप किस प्लेन में हैं, आप 2 डायमेंशन प्लेन में हैं या आप 3 डायमेंशन प्लेन में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 2.2। क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास 3 वेक्टर्स हों और उनको अगर जमा किया जाए, उनका सम जो है वो 0 आ रहा है, तो बताइए उनकी पॉसिबल ओरिएंटेशन क्या हो सकती है, उनको हम कैसे बना सकते हैं। तो जो सबसे आसान ओरिएंटेशन है, 3 वेक्टर्स को हमने बनाना है और इस तरह से बनाना है कि उनका सम या उनका रिजल्टेंट 0 आए। तो फर्ज कर लेते हैं हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं। ये पहला वेक्टर है ए, ये दूसरा वेक्टर है बी, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उसकी टेल फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ और उसका हेड दूसरे के हेड के साथ होगा। लेकिन अगर हम इसके रिवर्स डायरेक्शन में वेक्टर को बना लें, हम वेक्टर को ऐसे बना लें, ये हमारा वेक्टर है सी। अब ये तीनों वेक्टर जो हैं इनको हमने हेड टू टेल और हेड टू टेल ज्वाइन कर दिया है। अगर ये तीनों वेक्टर्स एक ट्रायंगल की साइड हों और इनको साइक्लिक ऑर्डर में अरेंज किया गया हो, साइक्लिक ऑर्डर से मुराद ये है कि तमाम वेक्टर्स एक ही साइकिल में, उनकी डायरेक्शन एक ही साइकिल में रिप्रेजेंट कर रही हो। ठीक है, जिस तरह ये देखें, हेड टू टेल, हेड टू टेल, हेड टू टेल, तो इनका सम या इनका वेक्टर सम क्या आएगा? इनका वेक्टर सम आएगा 0। इट मींस कि इस तरह से अगर हम वेक्टर्स को बनाएं तो इनका जो वेक्टर सम है a प्लस बी प्लस सी, ये हमारे पास क्या आएगा? ये हमारे पास नल वेक्टर आएगा, ये 0 आएगा। तो ये है कि आप 3 वेक्टर्स को किस तरह से बना सकते हैं। अब आप यूं भी समझ सकते हैं कि ये तीनों वेक्टर्स फर्ज कर लें कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स हैं, तो जिस पॉइंट से आपने स्टार्ट किया है आप वापस उसी पॉइंट पे आ गए, तो आपका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0 होगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3, वेक्टर ए लाइज इन द एक्स वाई प्लेन, फॉर व्हाट ओरिएंटेशन will both of its rectangular components be negative? For what orientation will its component have opposite signs? तो हमने क्या करना है, हमने वेक्टर्स को, हमारा जो वेक्टर है वो एक्स वाई प्लेन के अंदर है, हमने बताना है कि वो किस क्वाड्रेंट में होगा तो उसके दोनों कंपोनेंट्स नेगेटिव होंगे, और उसको किस क्वाड्रेंट में बनाएं कि उसके दोनों कंपोनेंट्स के साइन ऑपोजिट हों, यानी कि अगर एक कंपोनेंट पॉजिटिव हो तो दूसरा कंपोनेंट नेगेटिव हो। तो यहां पर सबसे पहले हम बना लेते हैं जी एक्स वाई प्लेन। ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब फर्ज करें कि हमारा वेक्टर थर्ड क्वाड्रेंट में है, ये है हमारा वेक्टर, इसका नाम हम रख लेते हैं ए, ये एंगल थीटा बना रहा है। अगर वेक्टर थर्ड क्वाड्रेंट में हो तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये होगा उसका एक्स कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट जो है ये होगा उसका वाई कंपोनेंट। तो आप देख रहे हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स कंपोनेंट भी नेगेटिव है और वाई कंपोनेंट भी नेगेटिव है। तो अगर हम वेक्टर को थर्ड क्वाड्रेंट में बनाएंगे तो उसके दोनों कंपोनेंट्स के साइन नेगेटिव होंगे। उसके बाद हमने ये बताना है कि हम वेक्टर को किस क्वाड्रेंट में बनाएं कि उसके दोनों कंपोनेंट के साइन ऑपोजिट हों, यानी कि अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव हो। तो इसमें हमारे पास दो चॉइसेस हैं। अगर हम वेक्टर को बना लें सेकंड क्वाड्रेंट में, ये हमारा वेक्टर है ए जिसको हमने सेकंड क्वाड्रेंट में बना लिया है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये होगा एक्स कंपोनेंट और ये होगा वाई कंपोनेंट। तो आप देख सकते हैं कि एक्स कंपोनेंट नेगेटिव है, वाई कंपोनेंट पॉजिटिव है, तो वेक्टर के दोनों कंपोनेंट्स के साइन ऑपोजिट हैं। इसी तरह से एक और ऑप्शन भी है, अगर हम वेक्टर को फोर्थ क्वाड्रेंट में बना लें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आप देख सकते हैं कि एक्स कंपोनेंट ये वाला है और y कंपोनेंट ये वाला है। अब x कंपोनेंट पॉजिटिव है, y कंपोनेंट नेगेटिव है, इसका मतलब है क्वाड्रेंट 2 एंड क्वाड्रेंट 4। क्वेश्चन 2.4 है हमारे पास, इफ वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इज नॉट 0 कैन इट्स मैग्नीट्यूड बी 0? एक्सप्लेन। वो कहते हैं कि हमारे पास कोई भी वेक्टर है, हम सपोज कर लेते हैं कि वो वेक्टर a है और
इसके तीन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हो सकते हैं, ए एक्स, ए वाई और ए जी। एक्स कंपोनेंट के साथ आई आएगा, वाई के साथ जे आएगा और जी के साथ के आएगा। अगर हम इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख लें तो वो कुछ यूं होगा, ए इज इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई स्क्वेयर और प्लस ए जी स्क्वेयर। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं उनमें से किसी एक कंपोनेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो जीरो नहीं है। इफ वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज नॉट जीरो कैन इट्स मैग्नीट्यूड बी जीरो। ठीक है जी, तो अब इन तीन में से आप किसी भी दो कंपोनेंट्स का मैग्नीट्यूड जीरो कर लें, आप ए वाई को भी जीरो कर लें और ए जी को भी जीरो कर लें, तो पीछे हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा सिर्फ ए एक्स का स्क्वायर, क्योंकि ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया। तो मैग्नीट्यूड क्या आ गया वेक्टर का, वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया ए इज इक्वल टू, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ए इज इक्वल टू ए एक्स। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड एक्स कंपोनेंट के बराबर आ गया, यानी कि जीरो तो नहीं आया। इट मींस कि वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं उनमें से अगर एक या दो कंपोनेंट्स का मैग्नीट्यूड जीरो भी हो तो वेक्टर का जो टोटल मैग्नीट्यूड है वो जीरो नहीं होता। वेक्टर का मैग्नीट्यूड तभी जीरो होगा अगर सारे के सारे कंपोनेंट्स जीरो हो जाएं। ठीक हो गया जी। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, कैन अ वेक्टर हैव अ कंपोनेंट ग्रेटर देन द वेक्टर्स मैग्नीट्यूड। क्या वेक्टर का कोई भी कंपोनेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड से ज्यादा हो सकता है, उससे बड़ा हो सकता है? तो देखिए, वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, अगर हम टू डायमेंशन की बात करें तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई स्क्वेयर। अब कोई भी कंपोनेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों कंपोनेंट्स का जब सम होता है तो सम होने के बाद वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर आते हैं। तो किसी भी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड, किसी भी एक कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड वेक्टर के मैग्नीट्यूड से ज्यादा नहीं हो सकता। इसको समझने के लिए हम एक आसान सी एग्जांपल ले लेते हैं। हम फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास दो नंबर्स हैं 2 + 3 और इनको ऐड करने से आंसर आ रहा है 5। तो क्या ये जो अकेला 2 है ये 5 से बड़ा हो सकता है? नहीं। क्या ये जो अकेला 3 है ये 5 से बड़ा हो सकता है? नहीं। ये दोनों ऐड होके फिर भी इससे ज्यादा नहीं हो सकते, फिर भी इसके इक्वल हैं। तो इसका मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि वेक्टर का कोई कंपोनेंट मैग्नीट्यूड के बराबर आ जाए। वो कैसे होगा? फर्ज कर लें कि इस वेक्टर का जो y कंपोनेंट है वो ये जीरो है, तो a हमारे पास बराबर आ गया ए एक्स स्क्वेयर। अब स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है a, ये बराबर आ जाएगा इसके x कंपोनेंट के। तो इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि किसी कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल आ जाए, लेकिन कभी भी कोई कंपोनेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड से ज्यादा नहीं हो सकता, उससे बड़ा नहीं हो सकता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन 2 पॉइंट, ये 5 था, इसके बाद 2.6 है। कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर हैव अ नेगेटिव वैल्यू। क्या वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव हो सकता है? तो अभी अभी हम देख रहे थे कि मैग्नीट्यूड जो होता है ये किसके बराबर होता है? मैग्नीट्यूड बराबर होता है एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। अब इन दोनों कंपोनेंट में से अगर कोई कंपोनेंट नेगेटिव भी हो तो उसका स्क्वायर है, स्क्वायर करने से वो नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब है कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। वैसे भी मैग्नीट्यूड जो होता है किसी भी वेक्टर का वो कोई ना कोई नंबर होता है, और नंबर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव, नंबर कभी नेगेटिव नहीं होता। नंबर के साथ अगर नेगेटिव है या कोई माइनस का निशान है तो उसका मतलब वहां पे कोई रेफरेंस हो सकता है, नंबर्स नेगेटिव नहीं होते, इसलिए मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होता। मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। दो वेक्टर्स हैं ए और बी, अगर इनका सम जीरो है तो व्हाट कैन यू से अबाउट देयर कंपोनेंट्स। तो इनके कंपोनेंट्स के बारे में हम क्या कह सकते हैं? तो सबसे पहले हम इनके कंपोनेंट्स बना लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि हम इनके बारे में क्या कह सकते हैं। तो ये जो ए है, अगर हम इसके कंपोनेंट्स बना लें तो ये आएगा ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस आगे बी है, तो बी के कंपोनेंट्स क्या होंगे? बी एक्स आई प्लस बी वाई जे, और इनका सम जो है वो जीरो के बराबर है।
अब हम ऐसा करते हैं कि हम इनके जो कंपोनेंट्स हैं इनको अलग अलग कर लेते हैं। हम x कंपोनेंट को इकट्ठा कर लेते हैं, y कंपोनेंट को इकट्ठा कर लेते हैं। तो हम ऐसा लिख लेते हैं जी, axi प्लस bxi, और y कंपोनेंट अलग कर लें, ayj प्लस byj, और इनका सम जो है वो 0 है। अब इन दोनों में से हम i को कॉमन निकाल लेते हैं जी। i हम यहां पे कॉमन निकाल लेते हैं। इसी तरह से यहां पे हम j कॉमन निकाल लेते हैं, यहां पे हम j कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहां हमारे पास क्या आएगा, यहां हमारे पास आ जाएगा ax प्लस bx, और यहां आ जाएगा ay प्लस by। ठीक है, और इस साइड पे हमारे पास 0 है। इस 0 को हम यूं भी लिख सकते हैं, 0i प्लस 0j, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 प्लस 0 0 ही होगा। अब हम i और j कंपोनेंट्स को कंपेयर कर लेते हैं। ये देखें जी, i कंपोनेंट के साथ i कंपोनेंट कंपेयर कर लें तो हमारे पास क्या आएगा, ax प्लस bx इज इक्वल टू, यहां i के साथ क्या है 0। अब इस तरह j को भी कंपेयर कर लें, j के साथ यहां पे क्या है ay प्लस by, और यहां पे j के साथ क्या है 0। इसका मतलब है अगर दो वेक्टर का सम 0 है तो उसके कंपोनेंट्स का सम भी 0 होगा। अगर a प्लस बी इज इक्वल टू 0 है तो ax प्लस bx भी 0 होगा, और ay प्लस by भी 0 होगा। और यहां से हम ये रिजल्ट भी निकाल सकते हैं कि अगर ax प्लस bx 0 है तो इट मींस कि ax इज इक्वल टू माइनस bx। अच्छा जी, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2.8। Under what condition, under what circumstances would a vector have components that are equal in magnitude? किसी भी वेक्टर के दो कंपोनेंट्स हैं, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट, ये दोनों कंपोनेंट्स इक्वल कब होंगे? तो क्वेश्चन है हमारा 2.8। ठीक है, अब हम यहां पर फर्ज कर लेते हैं कि एक वेक्टर है और वो वेक्टर x एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है 45 डिग्री। अगर ये एंगल बना रहा है 45 डिग्री तो इसके x और y कंपोनेंट्स को हम कैसे लिखेंगे? इसका x कंपोनेंट होगा a cos 45, और cos 45 हमें पता है ये 1/√2 के बराबर होता है। ये आ गया x कंपोनेंट, इसे मैं कह देता हूं इक्वेशन 1। और y कंपोनेंट जो है वो होगा a sin थीटा या sin 45, तो वो भी होगा ay इज इक्वल टू a sin 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है, इसे मैं कह देता हूं इक्वेशन 2। अब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करें, दोनों इक्वेशन में जो राइट हैंड साइड है वो इक्वल है। ax भी a इंटू 1/√2 है और ay भी a इंटू 1/√2 है, तो दोनों इक्वल है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी कैन से ax इज इक्वल टू ay। अगर हमारा वेक्टर x एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा हो तो उसके x और y कंपोनेंट्स इक्वल होंगे। 9 क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू ऐड अ वेक्टर क्वांटिटी टू अ स्केलर क्वांटिटी? एक्सप्लेन। क्या हम वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी में ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। दोनों क्वांटिटीज की नेचर डिफरेंट है। जो वेक्टर्स होते हैं दे हैव डायरेक्शन, उनकी डायरेक्शन होती है, लेकिन जो स्केलर्स होते हैं उनकी डायरेक्शन नहीं होती। तो हम कभी भी एक ऐसी क्वांटिटी को जिसकी डायरेक्शन हो उसको किसी ऐसी क्वांटिटी में ऐड नहीं कर सकते जिसकी डायरेक्शन ना हो। तो हम स्केलर्स और वेक्टर्स को कभी भी ऐड नहीं कर सकते क्योंकि दोनों की नेचर इंटायरली डिफरेंट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2.10, वो है कैन यू ऐड 0 टू अ नल वेक्टर? क्या 0 और नल वेक्टर को ऐड किया जा सकता है? क्वेश्चन है हमारा 2.10। अब बज़ाहिर तो हमें लग रहा है कि नल वेक्टर भी 0 होता है तो हम उसको ऐड कर सकते होंगे। तो ये हमारे पास 0 है और प्लस ये हमारे पास नल वेक्टर है, ये भी 0 है लेकिन ये नल वेक्टर है। क्या हम इनको ऐड कर सकते हैं? नो। वजह फिर वही है, ये जो 0 है ये तो 0 है सिंपली, लेकिन ये 0 जो है ये सिंपल 0 नहीं है बल्कि ये एक वेक्टर है, एक नल वेक्टर है। तो आप एक वेक्टर को एक 0 में या स्केलर में ऐड नहीं कर सकते। तो वेक्टर्स और स्केलर्स को ऐड नहीं किया जा सकता। आप वेक्टर्स को सिर्फ वेक्टर्स में ही ऐड कर सकते हो, ठीक है।
और वो भी आप उन वेक्टर्स को ऐड कर सकते हो जो एक ही टाइप के हों, यानी कि फोर्स वेक्टर्स को आप फोर्स वेक्टर्स में ऐड कर सकते हो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स को आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स में ऐड कर सकते हो। ये भी नहीं हो सकता कि आप फोर्स वेक्टर को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स में ऐड कर दो।